So see, whatever has happened in Venezuela is against the UN Charter, is against the international law. UN Security Council will debate exactly the same point. It's a very grave concern that tomorrow it can happen to any other country. Tomorrow it can happen to India. भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के एक बयान ने सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। दरअसल मंगलवार को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी को कथित CIA नेतृत्व वाले अभियान से जोड़ते हुए पृथ्वीराज चौहान ने तीखा सवाल किया है, क्या ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री का अपहरण करेंगे? चौहान ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ ने भारतीय निर्यातकों की कमर तोड़ दी है। इसी वजह से केंद्र सरकार अब आपूर्ति स्रोतों और बाजारों में विविधता लाने की कोशिश कर रही है ताकि निर्यातकों को कुछ राहत मिल सके। समाचार एजेंसी IANS से बातचीत में पृथ्वीराज चौहान ने कहा, 50% टैरिफ के साथ व्यापार करना लगभग असंभव है। असल में यह भारत अमेरिका व्यापार को, खास तौर पर भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात को अवरुद्ध करने जैसा है। उन्होंने कहा कि जब सीधे प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते तो व्यापार रोकने के लिए टैरिफ को हथियार बनाया जाता है और इसका सीधा नुकसान भारत को उठाना पड़ेगा। चौहान के मुताबिक जो मुनाफा पहले अमेरिका को निर्यात से भारतीय व्यापारियों को मिलता था, अब वह नहीं मिलेगा। हमें वैकल्पिक बाजार तलाशने होंगे और इस दिशा में प्रयास पहले से ही चल रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने वेनेजुएला का उदाहरण देते हुए सबसे विवादित सवाल उठा दिया, आगे क्या होगा? क्या भारत में भी वेनेजुएला जैसी घटना हो सकती है? क्या ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री का अपहरण करेंगे? इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा पलटवार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, कांग्रेस हर दिन नए निचले स्तर पर गिरती जा रही है। पृथ्वीराज चौहान ने भारत की तुलना वेनेजुएला से करके कांग्रेस की भारत विरोधी मानसिकता खुलकर दिखा दी। भंडारी ने आगे आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत में अराजकता चाहते हैं, वे भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप चाहते हैं। इससे पहले भी पृथ्वीराज चौहान ने अमेरिका की कार्रवाई पर भारत सरकार की चुप्पी को लेकर आलोचना की थी। उन्होंने कहा था, वेनेजुएला में जो हुआ वह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ है। एक निर्वाचित राष्ट्रपति का अपहरण बेहद चिंताजनक है। कल ऐसा किसी और देश में, यहां तक कि भारत में भी हो सकता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत ने वेनेजुएला, यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष हर मामले में कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया। हालांकि विदेश मंत्री ने रविवार को बयान जारी कर वेनेजुएला में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण को लेकर भारत की चिंता दोहराई है। मंत्रालय ने कहा, वेनेजुएला की स्थिति गंभीर चिंता का विषय है और भारत हालात पर करीबी नजर बनाए हुए है। इस पूरे विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक नई टैरिफ चेतावनी भी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर भारत रूसी तेल मुद्दे पर सहयोग नहीं करता तो अमेरिका भारत पर और टैक्स बढ़ा सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप ने साफ कहा, अगर भारत रूसी तेल के मुद्दे पर मदद नहीं करता तो हम उस पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। ट्रंप ने यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छे इंसान है, लेकिन व्यापार के मामले में हम बहुत तेजी से टैरिफ बढ़ा सकते हैं। गौरतलब है कि भारत पहले से ही 50% अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहा है। ये टैरिफ भारत और रूस से तेल आयात को लेकर ट्रंप प्रशासन की नाराजगी का नतीजा है, जिसे अमेरिका यूक्रेन युद्ध में रूस को मजबूत करने से जोड़ता है। अब सवाल है, क्या भारत अमेरिका रिश्तों में टैरिफ और वेनेजुएला संकट नई राजनीतिक और कूटनीतिक टकराव की शुरुआत है? Sir, Donald Trump has hoped to tap into Venezuela's oil reserve after seizing President Nicolas Maduro and saying the US will run the country until a safe transition. What did you say on this? So see, whatever has happened in Venezuela is against the UN Charter, is against the international law. Elected president has been kidnapped and taken to another country. You may not like the policies. America is always fighting the left political thought. So that may be so, but do you have a right to kidnap an elected president? I think the
UN Security Council will debate exactly the same point. It's a very grave concern that tomorrow it can happen to any other country. Tomorrow it can happen to India. If you allow one country to a hegemon to have its will in international affairs, I think we are going for a very dangerous kind of a territory. India has not spoken as usual. We've not taken a stand on Venezuela matter. What is right, what is morally correct, what is not correct, nothing. Russia, China have taken a stand and criticized what America has done. But in India, Prime Minister Modi is more concerned about his own personal image than standing up for what is right and what is wrong. Same thing happened in Ukraine war. We did not take any side. Both sides are correct. Both sides are wrong. We did not take any stand on Israel-Hamas matter when there was a clear case of genocide against the Gaza Strip, people living in Gaza Strip. We kept quiet because Mr. Netanyahu is Modi's personal friend. And now here we are so scared about Americans that we are not even trying to criticize what has happened. Ultimately, see, if America has a point that President Maduro's regime was exporting drugs to America, it's a serious charge. But we have heard before, in case of Saddam Hussein, when Iraq was invaded, by saying that Saddam Hussein is manufacturing nuclear weapons, and ultimately we found that it was a bogus claim. It was just an excuse to invade Iraq. Similarly, this whole claim about drug export and Mr. Maduro personally involved in a drug smuggling racket, I mean, this is a claim of Mr. Trump. Whether it's true or not, we don't know. Enough evidence has to be given about that. But whatever happens, there is no way you can justify kidnapping an elected leader of another free, sovereign country. So, the Supreme Court has denied bail to Umar Khalid and Sharjil Imam on 2020 Delhi raids case. What did you say on this? Well, I think my stand on that is that government must file charge sheet and start the trial and give both the accused persons chance to defend themselves. Sort of throwing them in a jail without any trial is not only inhuman. Now, these people were protesting, which is their fundamental right to protest, given by the Constitution, freedom of speech. Whether they violated any law or not, we'll only know if the trial is conducted. So why is government not conducting a trial? Why is government just throwing them in the jail and not what law has been broken by them? They put UAP against them. There is a difference between a terrorist carrying out a Pahalgam type attack and people protesting government policies on streets. If you're not going to distinguish between the two, I mean, there is no freedom of speech left in the country. My demand is you try them out in whatever charge sheet that you filed. And then if they're guilty, punish them properly. But without a trial to hold them and not deny them a bail is not right. Now, you can give bail to Ram Rahim, you can give bail to Sengar, convicted rapists. But for people exercising the democratic right to protest, you're not giving bail. What kind of a judiciary are we running? Particularly in case of Sengar's bail, Supreme Court had to intervene. So what is High Court? What are High Courts doing? I mean, it's not a good advertisement for a country which claims to be a third largest economy. सर ये आपने कोलाबा के चुनाव को रद्द करने की मांग की है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी बीएमसी के चुनाव में कुलाबा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो 3 वार्ड है, वहां जो भी घपलेबाजी हुई है, जिस तरह से
चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाया गया एक संविधान पद पे बैठे हुए व्यक्ति ने, जिसके घर के 3-3 लोग भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक बहुत ही शर्मनाक वाकया है। मेरी सीधी मांग है कि तुरंत कुलाबा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वाले तीनों इलेक्शंस को रद्द किया जाए और ये पूरी प्रक्रिया शुरू से फिर से की जाए, क्योंकि अगर इस तरह से हम जनतंत्र चलाएंगे तो उसमें कोई मतलब नहीं रहता। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी को धमका रहा है और सरकार तमाशा देख रही है। बहुत ही निंदनीय बातें हो रही है और उसको रोकना बहुत जरूरी है। अगर नहीं रोकेंगे तो कोई जनतंत्र में कोई अर्थ नहीं रहेगा। जनतंत्र कहना भी बड़ा मुश्किल है इस तरह से। See, what has happened in the Kulaba Assembly constituency, the Bombay Municipal Corporation elections, there are 3 wards under the Kulaba Assembly constituency, which is represented by the Speaker of the Vidhan Sabha belonging to BJP. Now, BJP has given 3 tickets to the close relatives of the BJP Speaker. Well, that is their choice. They can give it to their relations. They can forget about Bhai Bhatija Vaad and everything. But what happened after that? The way the high constitutional functionary threatened another constitutional functionary, threatened people who wanted to file the nomination, is absolutely deplorable. I demand that the entire election in all the 3 wards under the Kulaba Assembly constituency election should be cancelled, and the whole process should be done ab initio from the beginning again. Otherwise, the democracy has no meaning. I mean, you can't conveniently run these things to suit a particular individual. If Prime Minister is aware of these happenings, I mean, he must take cognizance of it and act on it. सर, डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस को जो है किडनैप करने के बाद कहा है कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल भंडार का उपयोग करेगा और देश को सुरक्षित संक्रमण तक चलाएगा। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी तेल कंपनियों को वेनेजुएला के तेल उद्योग के पुनर्जीवित करने के लिए अरबों डॉलर का निवेश करने के लिए इनवाइट किया गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी वेनेजुएला में हुआ है वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के खिलाफ है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हुआ है। अब क्या कारण था, क्या अमेरिका के पास कोई ठोस सबूत है कि निकोलस मडुरो जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति है, चुने हुए राष्ट्रपति है, उनकी चाहे नीति आपको पसंद ना हो लेकिन लोगों ने उनको चुना हुआ है, अगर वो स्मगलिंग में इन्वॉल्व है तो कुछ बात हो सकती है, आप उसका सबूत दीजिए। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने इराक पर हमला किया था ये बताकर कि सद्दाम हुसैन न्यूक्लियर हथियार बनवा रहे हैं, जो आगे जाकर सब झूठ निकला, क्या इसी तरह से ये बोगस क्लेम है कि मडुरो स्वयं ये तस्करी कर रहे हैं ड्रग्स की? तो इसका कोई सबूत मिलना चाहिए, सबूत नहीं मिल रहा है। अब देखिए, सारी कार्रवाई वेनेजुएला के तेल के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़ा तेलों के भंडार है और उसको अमेरिका की उस पर उनकी नजर है कि किस तरह से तेल हथियार है। तो अब देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कई देशों ने इसकी निंदा की है। हमेशा की तरह भारत चुप बैठा हुआ है। भारत कोई स्टैंड लेता नहीं है, ना तो यूक्रेन स्टैंड में कोई सही गलत का कोई स्टैंड लिया, ना इजराइल हमास के बीच में जो लड़ाई हुई उसमें कोई स्टैंड लिया, जबकि गाजा स्ट्रिप में जेनोसाइड हो रहा था, लेकिन भारत चुप बैठा रहा। और अब की बार भी गोल मटोल बात करके हम चुप बैठे, दोनों तरफ से दोनों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री अपनी छवि को बता रहे हैं। देखिए, आज अगर हम कहते हैं कि भारत हमारे तीसरी नंबर की अर्थव्यवस्था है तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट
मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ भूमिका निभानी पड़ेगी। इस तरह से बच के नहीं चलेगा, आप दोनों को नहीं खुश कर सकते। इस मामले में कोई ना कोई तो गलत है, तो कौन गलत है उसका आपको फैसला करना पड़ेगा और एक सार्वभौम राष्ट्र के रूप से अपनी बात कहनी पड़ेगी अंतर्राष्ट्रीय हाई टेबल पर। लेकिन वो होते दिखता नहीं है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2020 के दिल्ली दंगे के आरोपी जो है ये उमर खालिद और शार्जिल इमाम को जो है उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है। क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा इसमें मानना है पूरा कि अगर सरकार ने इन दोनों को टेररिस्ट करार दिया है तो क्या सबूत है? वो एक प्रोटेस्ट कर रहे थे जो का अधिकार हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत हमें संविधान अधिकार देता है। कौन सा कानून तोड़ा है? अगर कोई कानून तोड़ा है और देश के कानून के अगर तोड़ने में इनका हाथ है तो आप उन पर मुकदमा चलाइए, उनको अपनी बात रखने का मौका दीजिए। उसके बाद कोर्ट जो भी सजा सुनाएगा उसको हम सब स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ना मुकदमा चलाते समय, ना चार्जशीट फाइल करते हुए आप उनको अंदर बंद करके रखे हुए हैं। जबकि आप राम रहीम को और सेंगर को जो कन्विक्टेड रेपिस्ट थे उनको आप दे सकते। लेकिन जो बच्चों प्रोटेस्ट कर रहे हैं अंडर फ्रीडम ऑफ एक्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत, उनको आप इस तरह की ट्रीटमेंट दे रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है। अगर आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो विश्व गुरु से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से आप बर्ताव करें अपने लोगों के साथ। सर, तुम्ही काय कोलाबा जे आहे तिथे जे आहे 3 वॉर्डमध्ये तुम्ही चुनाव कॅन्सल करण्याची मागणी केली आहे का? काय झालं की कुलाबा विधानसभा मतदारसंघामध्ये ज्याचं प्रतिनिधित्व भाजपचे विधानसभेचे अध्यक्ष करतात आणि त्यांच्या नातेवाईकांना 3 नातेवाईकांना भाजपाने तिकीट दिलेली आहेत। तर भाजपने तिकीट कोणाला द्यायचं आहे त्यांचा अधिकार आहे। सगळीच्या सगळी 227 तिकीट मोठ्या नेत्यांच्या नातेवाईकांना दिली जातात, त्यांचा अधिकार आहे, त्यांना ते देऊ द्या, आमचं काही म्हणणं नाही। पण ज्या प्रकारे विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांना अर्ज भरू दिले नाहीत आणि त्या जागा बिनविरोध निवडून आणायचा प्रयत्न केला गेला, ते अतिशय निंदनीय आहे। एक संविधानिक पदावर बसलेली व्यक्ती दुसऱ्या संविधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तीला अशा प्रकारे वागणूक देणं हे काही योग्य नाहीये। हा लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार आहे। म्हणून माझी स्पष्ट मागणी आहे की कुलाबा विधानसभा मतदारसंघातल्या ज्या 3 जागा आहेत त्या 3 निवडणुका ताबडतोब रद्द केल्या पाहिजेत आणि प्रक्रिया पुन्हा सुरूपासून राबवली गेली पाहिजे, नाहीतर लोकशाहीला काही अर्थ राहणार नाही। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।